look. अरे आयशा रिकनेक्ट नहीं, रिकनेक्ट भी नहीं कर रही है। इसको मैसेज भी किया है फिर भी रिकनेक्ट नहीं कर रही वो। देखो इकोसिस्टम, चलो स्टार्ट तो कर ही देते हैं। तो बताओ भाई व्हाट इज इकोसिस्टम, बोलिए भाई। रेहान, क्या होता है इकोसिस्टम? आयशा आप बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी बताओ। तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि ये अर्थ भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के आप देखो एग्जांपल देखो, इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, अर्थ अपने आप में इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी इकोसिस्टम है। तो फिर आखिर ये सब इकोसिस्टम के एग्जांपल है। देन व्हाट इज इकोसिस्टम? देखो इकोसिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पॉन्ड के इकोसिस्टम से समझते हैं कि एग्जैक्टली होती क्या चीज है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पॉन्ड है ना, ये एक पॉन्ड है और इसमें पानी भरा हुआ है, ये वाटर से फिल्ड पॉन्ड है, ठीक। और ये नीचे सॉइल है ना? तो नीचे की तरफ सॉइल है। अब देखो, और ऊपर की क्या है? वाटर है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ तो यहाँ पे एल्गी या प्लांट पाए जाएंगे, सबमर्ज प्लांट पाए जाएंगे, तो कुछ प्रोड्यूसर पाए जाएंगे। तो प्लांट क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूसर। अब होगा क्या कि प्लांट सनलाइट को ले रहे हैं, है ना, दे आर टेकिंग सनलाइट। तो वो सनलाइट को ले रहे हैं प्लांट, ये सन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। सनलाइट से सीधे एनर्जी यहां तक आ रही है ना, चारों तरफ एनर्जी रेडिएट आउट हो रही है, ठीक है। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, सनलाइट से एनर्जी लेने के बाद, अब इसको क्या हुआ, छोटी छोटी फिशेज इसको खा रही हैं, है ना। तो स्मॉल फिशेज इसको खा रही हैं, ठीक है। तो फिशेज इसको खा रही हैं, जो हर्बीवोर्स फिशेज। इसका मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, ठीक है। फिशेस को कुछ बड़ी वाली फिशेस खा रही हैं, कुछ कार्निवोर फिशेस हैं, लार्जर फिशेस हैं, ये इसको खा जा रही हैं, है ना। और इन फिशेस को थोड़े से और बड़े जो एनिमल है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल लाइक क्रोकोडाइल है ना, तो इसको क्रोकोडाइल खा रहा है, ठीक है। इस तरह के कुछ एनिमल खा जा रहे हैं, है ना। ये क्रोकोडाइल हो गया आपका, तो इसको क्रोकोडाइल खा रहा है। तो इस तरह से फूड चेन चल रही है। अच्छा, एवरी वन ऑफ देम हैव टू डाई वन फाइन डे। इसे भी मरना है, इसे भी मरना है, इसे भी मरना है, और इसे भी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पर कहानी तो लिखवानी नहीं क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं आना। मैं आपको सिर्फ समझाता चलूंगा और इसके पॉइंट लिखवाता चलूंगा। इसको बुलेट के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, जैसे, क्योंकि हमें इसको सिर्फ पढ़ना है नीट के लेवल पे। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है, तो दैट इज लाइट। लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो फूड को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूसर के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिन्होंने, ये हर्बीवोर है ना। तो हर्बीवोर जो होते हैं ये, और ये दोनों कार्निवोर है।
तो देखो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो हमेशा हर्बीवोर जो होते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा, वरना बार बार मुझे बताना भी पड़ेगा। तो देखो फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, तो ये हो गया हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद ये हमारे हो गए क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। उसके बाद ये हमारे हो गए टर्सरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर हो गए। तो तो प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो इस तरह से इनको सबको एक दिन मरना है, द डे दे विल डाई। अब क्या होगा, इनके मरने के बाद इनको यहाँ पर अब सॉइल में जाएंगे, इनकी डेड बॉडीज को बैक्टीरिया खाएंगे। तो बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाएंगे या अर्थ की ये इसकी सरफेस पे पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, बैक्टीरिया का फंक्शन है डिकम्पोजिशन। तो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का काम है ना, डिकम्पोज करके ये मिनरल को रिसाइकिल करेंगे, है ना। तो मिनरल को रिसाइकिल करेंगे और मिनरल को प्लांट फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऊपर से बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ से जो एनर्जी आई है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और एनर्जी रिलीज होकर के फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी, है ना। तो एनर्जी आई और एनर्जी वापस चली गई, और एनर्जी फूड चेन के फॉर्म में रन करती है। एनर्जी एक सन से आती है, प्लांट उसको ट्रैप करते हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल, तीसरे एनिमल, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। फाइनली एनर्जी जहां से आई थी फिर वहीं वापस चली जाती है। इस तरह के सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब आप देखिए इसमें दो तरह के फैक्टर हैं। तो इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर के बनता है, समझिए बात। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में दो चीजें कंट्रीब्यूट करती है। कौन कौन सी, एक तो होती है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक, बायोटिक फैक्टर, और दूसरा एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग। और एबायोटिक फैक्टर किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग, है ना। तो नॉन लिविंग से मिलकर बना है। अब देखो बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, प्लांट आते हैं, है ना, एनिमल्स आते हैं, और कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं, लिविंग है भाई, सब बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर को हम लोग एडाफिक फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें लाइट आती है, ठीक है, लाइट, है ना। और इसमें और क्या आता है, लाइट क्या, वाटर आता है, सॉइल आता है, टेम्परेचर आता है, ठीक है, एयर। और हाँ एयर आती है ना, और प्रेशर भी एडेफिक फैक्टर है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो एनर्जी के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। इस तरह के सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, राइट। नोट कीजिए चलिए। यस। तो ये एक इकोसिस्टम का एग्जांपल था।
ठीक है, नोट कर लिया। नोट करो। Ecosystem is that system. Ecosystem is that system where ecosystem is a system where biotic and abiotic factor interact. Biotic and abiotic factor interact and where biotic and abiotic factor interact and maintain the cycle of energy. Maintain the cycle of energy. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लोगों, the ecosystem term was proposed by the ecosystem term was proposed by A.G. Tensile. A.G. Tensile. तो इकोसिस्टम टर्म को देने का क्रेडिट साइंटिस्ट को जाता है, इनका नाम A.G. टेंसले साहब था, शायद ये मैं बता भी चुका हूं आपको पहले। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें इकोस वर्ड का मतलब होता है, इको वर्ड का मतलब होता है एनवायरमेंट और सिस्टम मतलब इंटरेक्टिंग, तो इसका मतलब होता है एनवायरमेंट का इंटरेक्ट करना, ठीक है। अब देखो इकोसिस्टम को मेनली जो 4 एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो वो कौन कौन से इकोसिस्टम के एस्पेक्ट होते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, एस्पेक्ट, देयर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। अब देखो वो 4 एस्पेक्ट इकोसिस्टम के कौन कौन से होते हैं, अब मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले, अब मतलब इन्हीं को ब्रैकेट में और डालिएगा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम भी इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो 4 एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम और वी कैन से दे आर द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहला फंक्शन इकोसिस्टम को होता है प्रोडक्टिविटी। दूसरा फंक्शन होता है डिकम्पोजिशन। तीसरा फंक्शन होता है एनर्जी फ्लो। और चौथा फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 4 फंक्शन होते हैं और चारों चीजें अभी अभी आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है, प्रोडक्टिविटी किस बला को कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई बता सकता है क्या मुझे व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, कैसे नापते हैं हम प्रोडक्टिविटी को, जल्दी बताओ, कोई भाई बताएगा। सर किस चीज की प्रोडक्टिविटी? कोई भैया प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की बेटा। खाने की। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी देखो, कोई जरूरी नहीं खाने की। तुम एक बात बताओ, प्रोडक्टिविटी तो घास होगी उसकी भी होगी ना, है कि नहीं। हम खाएंगे नहीं, सुबह तो लगे। हम्म यस सर। हम्म। बताओ फिर प्रोडक्टिविटी कैसी होगी।
देखो अभी क्या होता है, समझना मेरी बात, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये एक एरिया है, ठीक है, और थोड़ा गौर से समझिएगा ना। देखो इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, आंसर इजी होंगे, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, बस इतनी दिक्कत होगी, तुम क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन करके देखना, है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो मान लेते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर है ना, और 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, ये एरिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी 1 मीटर नॉट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना चाहिए था मुझे, ये 1 1 मीटर लिखते हैं, ये 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्लांट लगे हुए हैं, कोई से भी प्लांट मान लो, मतलब ग्रासेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट गिर रही है ना, तो लाइट की रेज यहाँ पे आ रही है, लाइट रेज आ रही है, और लाइट की रेज गिरने से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब इन्होंने क्या हुआ कि किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो प्लांट मौजूद थे ना, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में प्लांट जो मौजूद थे, इन्होंने कितने किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है, बनाई, किसका, 1 साल में, ठीक है ना। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर per meter square area by any producer is called productivity of ecosystem। तो किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट और ये थे, है ना, प्लांट या प्रोड्यूसर थे, उन्होंने 1 साल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एनर्जी के टर्म में जब हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो ये ज्यादा इजी होता है। हम दो और टर्म में इसको मेजर कर सकते हैं। तो पहला तो हमने क्या कर दिया, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, सही है ना, क्लियर है। हम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ग्राम, है ना, पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। यहां पे दो चीज हम ले सकते हैं ग्राम वाले में, ग्राम वाले में या तो मैं मान सकता हूं ड्राई मास, और या मान सकता हूं बायोमास, दो अलग अलग चीजें हैं। अब ड्राई मास क्या होता है, ड्राई मास में हम वी एक्सक्लूड वाटर, ठीक है। मेरे पास 1 किलोग्राम एल्गी है, मैं उसको प्रोडक्टिविटी नहीं मानता हूं, मैं उसे पूरा का पूरा पानी डिहाइड्रेट करूंगा, अब जितना मिला अब मैं उसको प्रोडक्टिविटी, क्योंकि खाना तो वही मिला है ना, पानी थोड़ा ना बनाया गया है, खाना बनाया गया है कि नहीं। बायोमास में हम लोग क्या करते हैं, बायोमास में आपने क्या किया है कि एक पॉन्ड में, अब पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी देखना है, तो पॉन्ड में तो फिशेस भी आती है ना, आपने 1 मीटर स्क्वायर में देखा कि कितनी फिशेस आ रही हैं, है ना, कितना, तो आप उसको ड्राई तो करोगे नहीं, है ना, तो उसको हम बायोमास बोलते हैं। बायोमास में इट इंक्लूड वेट मास, तो इसमें वेट मास को इंक्लूड करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को आप 3 टर्म में मास, एनर्जी के टर्म में, मास के टर्म में, मास के टर्म में दो तरह से मान सकते हैं, ड्राई मास और बायोमास। क्लियर है बात कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक है। तो नोट करो पहले, प्रोडक्टिविटी होती क्या है ये नोट कर लीजिए आप। तो पहले नोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, इसको नोट कर लिया आपने। यस सर, नोट कर। नोट करो, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सॉरी, दिस इज
द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। क्रिस्प डेफिनेशन इसकी हुई, दिस इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ना, नोट करेंगे। इट इज डिफाइंड, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहले हेडिंग, इट इज डिफाइंड as the amount of biomass or the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis। ठीक है, अब देखो ये थी हमारी क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। अब देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितनी की पूरी प्रोडक्टिविटी हुई है पॉन्ड में, जितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई उसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी, है ना। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, पहले फिर बताता हूँ। तो देखो जितना जो हम लोगों ने अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की, ठीक है, तो व्हाट इज जीपीपी, जे वही जैसे जीडीपी होती है, तो जीपीपी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, तो ये होता है कि जितना किसी भी इकोसिस्टम में, है ना, ठीक है, वो मास प्रोड्यूस हुआ, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम था, उसमें जितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, एक ही इकोसिस्टम था आपका, कोई सा भी इकोसिस्टम था, पॉन्ड था, फॉरेस्ट था, ग्रासलैंड था, तो इसमें जो भी इसकी प्रोडक्टिविटी थी, है ना, या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, उसको आपने बोला जीपीपी। लेकिन क्या होता है कि अब आप समझिए, ये एक प्लांट था, ठीक है, इस प्लांट ने क्या किया कि एक साल में, है ना, समझिए मेरी बात को, एक साल में इसने 10 किलोग्राम फूड पैदा किया। लेकिन भैया ये 10 किलोग्राम फूड पैदा करके आपके लिए रखेगा थोड़े ना, ये खुद भी तो कुछ खाएगा, क्योंकि आपको तो पूरी प्रोसेस पता है, इसके अंदर भी रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बर्न होगी, तो जितना खाएगा खा करके खुद भी कुछ कंज्यूम कर जाएगा और कुछ बचा लेगा, ऐसे ही होगा ना, है कि नहीं। क्यों भाई, भाई यस सर। अगर भाई आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है भाई, आपने 10 लाख रुपए कमाया, लेकिन आप एवरी पेनी यू अर्न वो आप रख थोड़े ना रहे हो, है ना, उसमें कुछ तो ऐसा भी है जिसको आप खर्च भी तो कर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड है कि नहीं। यस सर। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आपको कभी नहीं मिलेगी, तो मिलेगा क्या, तो हमें जो मिलता है एक्चुअली क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनपीपी, वो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, माइनस आर। आर क्या होता है, दे आर रेस्पिरेटरी लॉसेस, है ना, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी लॉसेस। और मैंने आपको पिछले लास्ट पेज में बताया कि इसकी यूनिट क्या होगी, चाहे आप ग्राम में काउंट कर लो तो बायोमास के टर्म में, चाहे एनर्जी के टर्म। क्लियर है, यस नोट करो फॉर्मूला। अब आपसे जीपीपी एनपीपी का जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा या किसी एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा जाएगा, समस्या यहां पे आती है। तो इकोलॉजी में क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन क्वेश्चन आपने सही से, है ना, समझ लिया, और क्वेश्चन आपको सही से तभी समझ में आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट सही से होंगे, है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया तो आप ये समझिए कि आपका काम हो गया, ठीक। नाउ व्हाट इज द, नोट कर लिया, नाउ व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बताएंगे,
बताइए भाई, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्ट? सर नहीं पता। नोट करो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर को खाने के बाद किसी रैबिट ने खाया, किसी फिश ने खाया, और उसने अपनी बॉडी में जो बायोमास इकट्ठा किया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए? यस सर। नोट करो। यस तो जो प्रोड्यूसर के फॉर्म में, प्रोड्यूसर की बॉडी के फॉर्म में बना, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन जो कंज्यूमर की बॉडी में इकट्ठा हुआ, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो नोट करो, it is productivity, it is the rate of formation of new organic matter, the rate of formation of new organic matter by consumer. नेक्स्ट नीचे नोट करके लिखेंगे, the annual net primary productivity, the annual net primary productivity, net primary productivity as a whole biosphere is approximately 170 billion ton, 170 billion ton dry weight of organic matter. Dry weight 170 billion ton of dry weight organic matter. ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, अब देखो, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की हमने प्रोडक्टिविटी की बात कर ली। अब सेकेंड फंक्शन की हम लोग बात करते हैं, डिकम्पोजिशन। चलिए, सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? पहले तो आप मुझे यही बताओ, पता है ना? सबको तो पता है डिकम्पोजिशन क्या होता है? सर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेटा तुम मुझे सब, तो मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो आयशा, है ना? Which are the strongest decomposer of ecosystem? बाकी लोग भी बताओ भाई, रेयान, अयान, तुम भी बताओ भैया। फंगाई। अंजाई, क्यों? सर वही सड़ी हुई चीज पे वही ज्यादा रहते। बैक्टीरिया भी तो होते हैं सड़ी वाली चीज पे, फंगस ज्यादा कॉमन होता है। फंगस ज्यादा कॉमन होते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी वाली आयशा, तुम भी बताओ बेटा। सर वो कुछ सेक्रीट करते हैं। एक देखो, सभी जितने डिकम्पोजर होते हैं वो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, वो अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो सीक्रेट तो सभी डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं जितने डिकम्पोजर होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी। बैक्टीरिया ना भाई, देखो आयशा ने बताया तो सही है, लेकिन इसका लॉजिक गलत है, ठीक है? और रेयान, तुम 11th वाला पढ़ रहे हो, मैंने तुमको पढ़ाया भी है, तुम देखना, तुम्हें नोट्स में 101% लिखा होगा 11th वाले नोट्स। सर वो जो सेक्रीट करते हैं वो डिकम्पोजिशन के लिए ज्यादा नहीं इफेक्टिव बेटा, होता है बैक्टीरिया से। देखो पावरफुल वो होता है जो वो काम करता है जो बाकी ना कर पाए। क्या बोलते हो? समझे? यस तो ऐसी क्या चीज है जो फंगस डिकम्पोज कर सकते हैं और बाकी नहीं डिकम्पोज कर सकते? सेलुलोज। नहीं, सेलुलोज तो बैक्टीरिया भी कर देते हैं। सेलुलोज बैक्टीरिया में रहता है। लिग्निन एंड सुबेरिन इन वुड, नोट कर लो।
यहीं पे लिखो, नोट करो। 11th में मैंने बताया है, देखना रियान 101% तुम्हारे नोट्स में होगा। नोट करेंगे, फंजाई आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। वुड को कभी भी बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनकी हैसियत नहीं बैक्टीरिया की। आप देखना कि जब भी लकड़ी तब खराब होगी जब उसमें पानी पड़ेगा, और जैसे पानी पड़ेगा उसमें फंगस लग जाएगा, और फंगस के अंदर ही कैपेबिलिटी है उसके पास एंजाइम है जो लिग्निन और सुबेरिन को डिपॉजिट कर सकते, नोट करें, डिकम्पोज कर सकते। फंजाई आर द बेस्ट डिकम्पोजर, फंजाई आर द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ ecosystem. Fungi are the best decomposer of ecosystem, as fungi are the best decomposer of ecosystem as they have capability to decompose the lignin and suberin which is found in earth, which is found in wood, lignin and suberin which is found in wood। ठीक है, अब देखो, एक डेट्रिटस फूड चेन होती है, तो डेट्रिटस क्या होता है ना? तो पहले समझते हैं डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, और डेट्रिटस या ह्यूमस फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है ना? तो कभी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस, ठीक है, डेट्रिटस होता क्या वैसे? डेट्रिटस की डेफिनेशन क्या है? दैट इज द डेड रिमेन्स ऑफ plant and animal, dead remains of plant and animal and fecal matter, है ना? तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले डेट्रिटस आता है, डेट्रिटस, है ना? डेट्रिटस का को कुछ एनिमल जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं और कुछ पार्टिकल में तोड़ देते हैं, और डेट्रिटस का होता है फ्रेगमेंटेशन, है ना? तो डेट्रिटस का फ्रेगमेंटेशन, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है, तो जो इसमें वाटर में सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं उनकी लीचिंग हो जाती है। मतलब क्या होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है ना? और नीचे की तरफ जाने के बाद, है ना, और बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको उसका हो जाता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? फंजाई वगैरह उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक डाउन। हाँ, मैं इसको मैं बना ही देता हूँ, इसको आप नोट कर। तो होता क्या है कि डेट्रिटस जो होता है, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्रिटस को, है, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस। तो अर्थवॉर्म वगैरह इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो डेट्रिटस का फ्रेगमेंटेशन किया किसने? अर्थवॉर्म ने किया। फ्रेगमेंटेशन के बाद अगली प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? वाटर soluble organic matter, water soluble organic matter goes down in soil, है ना? अब उसके बाद क्या होता है, लीचिंग हो गई, तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं, है ना? अब उसके बाद क्या होती है? कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया एंड फंजाई
break down the matter, जो बच गया है ना उसकी कैटाबोलिज्म होगी with help of एंजाइम। ये होती है पूरी डेट्रेस फूड चेन, है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको, पहले फिर बताता हूं। नोट कर लिया? डन? Yes, sir. अब देखो इसमें क्या है कि सॉइल में, है ना, एक तो सॉइल हो गई, और सॉइल में ये जो डेट्रिटस है ना, डिग्रेडेड मटेरियल है ना, तो ये, या यूं कह सकते हैं कि डिग्रेडेड डेट्रिटस, डिग्रेडेड डेट्रिटस है ना। तो ऐसा ही होता है, किसी पेड़ के नीचे पत्तियां गिर गई, पत्तियों को सबसे पहले क्या होता है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, पेड़ के नीचे किसी पत्तियां गिर गई, लोग क्या बोलते हैं, उसी से खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाता है। तो पेड़ के नीचे जैसे पत्तियां गिरी, तो नीचे जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, स्नेल्स वगैरह होते हैं, इसको खा खा के तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क्या हुआ, उस फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद उसमें जो भी ऑर्गेनिक सॉल्युबल थे, सॉल्युबल मटेरियल नीचे चले गए, उसके बाद उसकी लीचिंग हो जाती है, तो मतलब मटेरियल नीचे की तरफ चला जाता है, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व होता है वो लीच आउट कर जाता है ना। और उसके बाद कैटाबोलिज्म हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, सॉइल में डिग्रेडेड डेट्रिटस जब मिल जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। समझ गए? तो ह्यूमस इज वेरी फर्टाइल, जिसको आप बोलते हो कि वो खाद बन गई जाकर के, दैट इज द ह्यूमस। तो ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। नोट करिए, ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। नाउ व्हाट इज मिनरलाइजेशन? अब देखो, कैटाबोलिज्म हुई, बैक्टीरिया फंजाई ने काम किया, और जब बैक्टीरिया फंजाई उसको फर्दर तोड़ेंगे, तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया फंजाई फर्दर उसको तोड़ेंगे किसमें, मिनरल में। और वहां पर इनऑर्गेनिक, अभी तो क्या हुआ था, ये लीचिंग से क्या हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे गया, अब इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज किया गया, इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन। क्लियर है ना? समझ आया? नोट सर करो। मिनरलाइजेशन एक बार बता दीजिए। मिनरलाइजेशन ये हुआ ना कि देखो, अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो तो रिलीज होकर नीचे चला गया, अब क्या हुआ, जो बचा हुआ सब्सटेंस था उस पर कौन काम कर रहा है, बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया और फंजाई काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी रिलीज कर देंगे, अभी तो ऑर्गेनिक गया था,
इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब अभी ग्लूकोज चला गया, एमिनो एसिड चले गए, फैट चला गया, लेकिन अभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन ये सब बचा हुआ है। बैक्टीरिया फंजाई जब काम करेंगे तो ये भी रिलीज हो जाएगा उस मटेरियल से और जाके मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में मिनरल बढ़ जाएंगे। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? ओके सर, आगे सर। नोट करिए। फर्दर ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय, फर्दर लिख लो इसको, फर्दर ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, further humus is degraded by bacteria and fungi. They help in releasing mineral, and the process is called, they help in releasing mineral, and the process is called mineralization. Full stop. They increase the amount of nutrient, inorganic nutrient. They increase the amount of inorganic nutrient in soil. इसके नीचे नोट करके लिखो, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। नोट करो, नोट, warm and moist environment favor decomposition. Warm and moist environment favor decomposition, while low temperature and anaerobic condition inhibit decomposition. Inhibit decomposition. समझ में आ गया ना? सर यही है कि हाँ, सर हाँ जी बताइए। रिपीट कर दीजिए सर। हाँ चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। वाइल, वार्म, ठीक है, वार्म एंड moist environment, warm and moist environment favor decomposition, while low temperature and anaerobic condition, low temperature and anaerobic condition inhibit decomposition. यस सर। देखिए आप थर्ड फंक्शन पे आ जाते हैं, एनर्जी फ्लो, है ना? तो कुल मिला के आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में डिकम्पोजिशन इसीलिए ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल लीचिंग ज्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इंडिया के। उत्तराखंड और हिमाचल में ये प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट दिखाया ये स्टेटमेंट इस बात को प्रूव करता है। अब नेक्स्ट होता है एनर्जी फ्लो। थर्ड जो फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा दैट इज एनर्जी फ्लो, है ना? अब एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, तो पहले एक नोट करो, द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन of incidence solar radiation less than 50% of it, of incident solar radiation less than 50% of it, सर of incident solar radiation
less than 50% of it of incident solar radiation, less than 50% of it reaches to earth. Sir, Which sir, of the incident solar radiation, less than 50% of it reaches is photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation, PAR. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि जितना अर्थ में रेडिएशन आता है उसका 50% तो फोटोसिंथेसिस के रेंज में आता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% of PAR. Plant capture only 2 to 10% of PAR. And this small amount of energy sustain entire living world. Next, स्टार बना के लिखो. The flow of energy is unidirectional. The flow of energy is unidirectional from producer to consumer. अब देखो, आपने 10% लॉ पढ़ रखा है, बोलो हाँ कि ना. यस सर, 10th में पढ़ रखा है, ठीक है. तो 10% लॉ ये कहता है कि प्रोड्यूसर ने जितनी लाइट को, मतलब जितनी एनर्जी को कैप्चर किया, उसका सिर्फ 10% जाएगा आगे प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर ने अपनी बॉडी में जो भी एनर्जी इकट्ठा की, उसका सिर्फ 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसका 10% जाएगा टर्सरी कंज्यूमर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 10% लॉ. तो प्रोड्यूसर हो गए प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हर्बीवोर, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए कॉर्निवोर, और टर्सरी कंज्यूमर हो गए टॉप कॉर्निवोर. तो क्या ये सही है क्या? यह थोड़ा थोड़ा सही है. नोट करो, the 10% law of transfer of energy, the 10% law of transfer of energy is true for 10% law of transfer of energy is true for only primary, is true for only primary consumer. Sorry, is true for only grazing food chain, is true for only
ग्रेजिंग, फूड चेन। ठीक है? यस सर। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, राइट। अब आज इतना ही पढ़ाऊंगा, हालांकि आज मैं नोएडा से आ रहा हूँ, मैं जस्ट ड्राइव करके भी पहुंचा ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी क्लास ऑलरेडी लास्ट टाइम नहीं हुई थी तो मिस ना होने पाए। ठीक है, तो हालांकि आप लोग 4 ही लोग भी हो आज, देखते हैं नेक्स्ट, ठीक, संडे को नेक्स्ट मिलते हैं। और ज्यादा बड़ा चैप्टर, हालांकि ये चैप्टर बड़ा है, इसके बाद वाला ज्यादा बड़ा नहीं है ना। और प्रैक्टिस की जा रही है क्या आंसर राइटिंग की? यस सर। हो रही पक्का? यस सर। ठीक है। रियान, कर रहे हो क्या? क्यों रियान, तो मैसेज करोगे? कर रहे हो? देखो मैं निष्कर्ष जी को किसी दिन 2-4 क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है ना। जो लोग नहीं कर रहे हो गलत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दिस इज राइट टाइम, है ना। अभी लेट नहीं करना, अभी अब जो लेट करेगा उसके मार्क्स कम होंगे, देखो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, है ना। अब जो कम करेगा, हाँ, तो अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, ऐसे कर ही दूंगा, 3-4 क्वेश्चन मैं देता हूँ निष्कर्ष जी को, वो आपका जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर करेंगे, और आप मुझे ईमेल करोगे, है ना। मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे ईमेल करोगे, क्योंकि रीजन क्या, आप मुझे अगर फोन ऑन में भेजोगे तो मुझे इतनी छोटी स्क्रीन में देखना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना, और इवेल्युएट करना उतना आसान नहीं होगा। लैपटॉप की स्क्रीन में मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख पाऊंगा कि आपने क्या कलाकारी की, आप क्या कलाकारी कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बेटर मैं इवेल्युएट कर पाऊंगा, मार्क्स उसी के हिसाब से मिलेंगे। मैं आपको बता दूं पेपर इजी आएगा, ठीक है, आप उसका अगर फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, नंबर बढ़िया ले लो, है ना। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर मिलते थैंक यू हैं। सर। हाँ वेलकम, चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय, गुड नाइट।